दो बातें बहुत चर्चाओं में हैं। पहली बात तो है मूल निवास, दूसरी बात है भू कानून। इनके लिए सड़कों पर स्थानीय जनता दिख भी रही है। आप कैसे देखते हैं मूल निवास भू कानून का जो ये पूरा आंदोलन उठ रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें दो हमारा नज़रिया बहुत स्पष्ट है। दो तरह से इस बात को देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि भाई हम ये समझते हैं, जिस बात को मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा, कि हम ये समझते हैं कि किसी भी इलाके में वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ की नौकरियों पर, वहाँ के तमाम दूसरी चीज़ों पर पहला अधिकार उस इलाके के या उस राज्य के लोगों का है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, ये देश के किसी भी राज्य पर लागू होता है। किसी भी राज्य के रहने वालों पर ये लागू होता है कि वहाँ के संसाधनों, वहाँ की नौकरियों पर उनका पहला अधिकार होना चाहिए। ये एकदम ठीक बात है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भाई क्षेत्रीय हितों की रक्षा और अंतर क्षेत्रीयतावादी उन्माद के बीच की जो बारीक रेखा है, उसको भी समझना चाहिए। और कई बार ये हो रहा है कि हम उस दूसरी तरफ जा रहे हैं। कई बार हम ये कहने लगते हैं कि नहीं भाई, हम तो बाहर वाले को किसी को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो ये नहीं हो सकता है ना, ये गलत बात है। क्योंकि संविधान ये अधिकार भी देता है, भारत का संविधान ही अधिकार देता है कि आप कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं। और हम उत्तराखंडी लोग जो इस देश के हर कोने में हैं, हम उत्तराखंडी लोग जो इस दुनिया के हर कोने में हैं, हम इस बात से भी छाती चौड़ी करेंगे कि भाई अमेरिका में फूलदेई मनाई गई और यहाँ हम कहेंगे नहीं, कोई बाहर वाला नहीं आना चाहिए। ये कैसे चलेगा? तो ये इसको यहाँ पर इसको सवाल इसको इसको समझना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ की नौकरियों पर, यहाँ की तमाम चीज़ों पर पहला अधिकार यहाँ के लोगों का है। वो अधिकार सुरक्षित किया जाना चाहिए, वो अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये एक बात तो इसके है लिए ना। भू कानून और जरूरी है या नहीं? और नहीं, भू कानून इस सवाल का असल में जवाब नहीं है। भू कानून को क्यों? इस सवाल का जब मैं बताता हूँ इसको, भू कानून तो इस सवाल का जवाब नहीं है, है ना। लोग असल में जो कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, है ना, और हम उस तलाश में लगातार भटक रहे हैं। और कई बार हम कठिन सवालों का आसान जवाब चाहते हैं। तो ये जो जटिल सवाल हमारे सामने खड़े हैं, हम जटिल सवालों का कुछ सस्ता सरल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1994 में भी हुआ। हमको बताया गया कि राज्य हर सवाल का जवाब है, राज्य बन जाएगा तो सब सवाल हल हो जाएंगे। तो हम तो उसी धारा के साथ आए यहाँ तक। अब 30 वर्ष बाद वो कह रहे नहीं, राज्य तो बन गया, वो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ और हो जाएगा तब जाकर के पूरा होगा, है ना। तो ठीक है, जिसने जो पहली बार ये सुन रहा है उसको ये आकर्षित करेगा, लेकिन मुझको ये आकर्षित नहीं करेगा। मैं इसकी तार्किकता में जाऊंगा, क्योंकि मैं तो 30 साल की यात्रा करके आया हूँ यहाँ तक। मैं तो 1994 से यहाँ तक आया हूँ, लगातार उस यात्रा को करते हुए आ रहा हूँ। तो उस 1994 में चूंकि मैं 12वीं में पढ़ता था, उस दिन पर मुझको लोगों ने कहा कि राज्य बनेगा तो सारा सवाल हल हो जाएगा। तो मैंने ये स्वीकार कर लिया। आज मुझको कोई ये बताएगा तो मैं ये नहीं मानूंगा इतनी आसानी से। एक, लेकिन ये तो मेरी बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भू कानून का असल में जो मसला है, तो जमीन का कानून कैसा होना चाहिए ये सवाल है। उससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि जमीन का उपयोग क्या होगा, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जितने सब भू कानून के प्रवर्तक झंडावरदार हैं, उनमें से कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। और बल्कि मैं थोड़ा कठोर टिप्पणी करूं तो भू कानून के पैरोकार जो हैं, वो जमीनों के वैसे ही समर्थक हैं जैसे गौरक्षक गायों के समर्थक हैं। अच्छा। है ना। क्योंकि आप, ये सही बात है कि जमीन बचनी चाहिए, जमीनों की रक्षा होनी चाहिए, जमीनों को बेतहाशा उनकी खुली बिक्री नहीं होनी चाहिए, एकदम सही बात। पूंजीपतियों को जमीनों की लूट करने की छूट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात यहाँ जो है ना। आम लेकिन यहाँ तक वहां तक आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस जमीन का उपयोग क्या होगा। असल मसला यहाँ ये है जिस पर बात नहीं हो रही है।